हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम अपने क्लास 9th साइंस का एक चैप्टर ग्रेविटेशन, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो समझ में आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्लस इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? हमारे जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूनिवर्स में बहुत कुछ है, ठीक है। तो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो फोर्स होती है, अट्रैक्शन की फोर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब इसमें दो तरह की फोर्सेस होती हैं। पहली होती है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम में ये एक पर्सन है और ये इसके हाथ में एक स्ट्रिंग से बंधी हुई एक बॉल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये कर्व पाथ पर इस बॉल को नचा रहा है, ठीक है, घुमा रहा है। तो इससे ये क्या करेगा? ये जो बॉल है वो अपने पाथ से दूर भागने की कोशिश करेगी, लेकिन ये पर्सन उस स्ट्रिंग की हेल्प से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेले वेले में आप लोग गए भी होंगे तो वहाँ पर आपने मौत का कुआं ये देखा भी होगा कि जिसमें बड़ा सा गड्ढा, ऐसे गड्ढे टाइप का होता है, उसको बना दिया जाता है और उसके अंदर गाड़ियाँ ऐसे घूम रही होती हैं, ठीक है। तो उसमें जो फोर्स लगता है नीचे की तरफ, क्योंकि गाड़ियाँ ऐसे चल रही हैं, उसके वॉल पर ऐसे चल रही हैं, ठीक है। तो गाड़ियों का जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपने सेंटर से दूर की तरफ दूर होता है, यानी कि दूर भागने की कोशिश करता है, तो उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो कि कभी आपने अगर गाड़ी चलाई होगी, बाइक चलाई होगी, तो जब कर्व पाथ आता है, ठीक है, उस पे अगर यानी कि मोड़ने की बारी आती है, ठीक है ना, तो आप बाहर की तरफ मूव करते हो, ठीक है। तो जब आप बाहर की तरफ मूव कर रहे हो तो वो जो फोर्स लग रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। क्लियर हो रही होगी आपको बात? तो सिंपल सी चीज़ है कि ऑब्जेक्ट अगर अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, और अगर बाहर की तरफ भागता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। ये है हमारे मिस्टर बीन भैया, इनको तो समझ में आ गया, आपको भी आ गया होगा। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी सेम इसी चीज़ को बताता है कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक ऑब्जेक्ट वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कोई एक फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपके पास रखी हुई पेंसिल हो या फिर कोई पेन हो, ठीक है, वो आपको अट्रैक्ट करेगा, आप उसको अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। प्लस अगर आपके घर में टीवी होगी, टेबल होगी, तो वो टेबल और टीवी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हालांकि वो आपस में खिंच के जाके उसको स्टिक नहीं हो जाते आपस में, ठीक है। उसका एक पीछे भी एक रीज़न है, कारण है, ठीक है ना। वो कारण क्या है? जैसा कि अगर हम लोग देखें तो जो फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें मतलब ज़्यादा मास होगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के में क्या होगा होता है, मास बहुत ज़्यादा है अर्थ का, ठीक। तो वो उसका जो फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो रही होगी बात आपको, ठीक है। उसके बाद जो फोर्स है हमारी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच का अगर डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल शब्दों में क्या कह सकते हैं हम लोग? दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में अगर जितनी भी हम दूरी बढ़ाते जाएंगे, फोर्स उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। जितनी दूरी होगी उतना ही कम फोर्स लगेगा। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या समझ में आया आपको? मान लीजिए ये दो हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक m1 है, दूसरा m2 है, ठीक।
M1 क्या कर रहा है, M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है किसी फोर्स F के साथ, और जो M2 है वो भी M1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है किसी फोर्स F के साथ, ठीक है ना, मतलब सेम फोर्स F, दोनों में जो फोर्स लगेगा वो सेम होगा। कौन कहता है ऐसा, न्यूटन साहब कहते हैं। हमारे न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसमें ये कहा गया है, ठीक है, कि जो भी अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ऑब्जेक्ट वो पहले वाले पे लगाएगा, ठीक है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले वाले पे उतना ही फोर्स लगाएगा, यानी एक्शन रिएक्शन। क्लियर। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है वो यही फॉलो करता है। क्लियर। तो अब हम लोग फोर्स का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो उसका होता है, अगर ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी हम इक्वल में चेंज करेंगे तो उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा जी, ठीक है, जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। क्लियर। ये हो गया इसका फॉर्मूला। और जो जी है, जी एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्लियर। इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये फिक्स होती है। अगर क्वेश्चन में दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो आप इसको लगा सकते हैं अपने आप से। और इसकी जो यूनिट है इसको हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जी है, जी की यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो एफ फॉर्मूला याद रखना है पहले, तो एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। हमें क्या निकालना है, जी की यूनिट निकालनी है, तो जी को एलोन कर दीजिए, डी स्क्वायर को एफ के साथ ले आइए, एंड m1 m2 को नीचे की तरफ ले आएंगे, ठीक है, डी स्क्वायर इधर जाएगा और m1 m2 नीचे आएगा। क्लियर। m1 m2 नीचे आ जाए। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे देखिए, जो f है उसकी यूनिट होती है n, d को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। क्लियर। तो यहाँ पर d स्क्वायर है तो मीटर पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, मास, ये मास है, मास को हम लोग मेजर करते हैं केजी में, दो मासेस हैं तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर। क्लियर है, इस तरह से इसकी यूनिट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। आगे देखते हैं। अब जो हमारा ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे इसी से जो अर्थ है, ठीक है, हम और अर्थ, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं किसी फोर्स से। ठीक, इसी से अर्थ के चारों तरफ जो मून हमारा मोशन करता है, ठीक है, और इसी फोर्स से जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। सेम फोर्स से हमारी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ घूमती है। क्लियर। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंस है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस टफ नहीं होते, बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है, बस उसको समझने की देर होती है कि हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा उसमें क्या चीज़ें वहाँ पर गिवन है और हमें क्या चीज़ निकालनी है, फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है, तो ईजिली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। प्लस कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, कैलकुलेशन अगर आपकी कमज़ोर है तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है मास ऑफ द अर्थ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मास ऑफ द अर्थ m1 इक्वल्स टू 6 × 10⁻24 kg। एंड मून का मास दिया हुआ है, मास ऑफ द मून m2 इक्वल्स टू 7.4 इंटू 10⁻22 kg। और इनके बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, डिस्टेंस मतलब d, d गिवन है 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हमारा d है, जो f का फॉर्मूला होता है, यानी फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो उसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा यूनिट उसमें न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो हमारा मीटर में मेज़र किया जाता है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इस किलोमीटर से हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। 3.84 इंटू 10⁻5 इंटू किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर 3.84 इंटू 10⁻5, 1000 को हम लोग 10⁻3 में कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। ठीक, 3.84 इंटू बेसिस सेम है, साइन जो में पावर्स है उसको आप ऐड कर दीजिए,
तो 10⁸ मीटर। इस यूनिट को मतलब सॉरी इस वैल्यू को हम अपने फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मीटर में हमें चाहिए। ठीक है, डी की वैल्यू। दूसरी चीज़ हमें एफ को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अर्थ है वो मून पर कितना फोर्स लगाएगा वो हमें निकालना है। कैपिटल जी कांस्टेंट, ठीक है, जी की वैल्यू हमें गिवन है, उसको हम लोग ऐसे एज इट इज़ लेंगे। चलिए अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो हमारे पास g की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻−11 इंटू m है m1 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22। ठीक है, वैल्यूज़ खाली पुट आउट करनी है, आपको पुट करनी है। ठीक है, ध्यान से पुट करिएगा वैल्यूज़ को, और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे, वरना आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो 10 की पावर वाली चीज़ें हैं उसको हम अलग कर लेंगे, जो नॉर्मल हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं उसको हम लोग अलग लिख लेंगे। 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10। अब यहाँ पर ये जो पावर्स दिख रही हैं आपको -11 24 22, ये सब मल्टीप्लाई में, तो ये सारी पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे। दूसरा नीचे, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको, ये जो वैल्यू हमारी डी की वैल्यू जो ये आई है इसको हम लोग 2 टाइम्स लिख लेंगे, 3.84 इंटू 10⁸8। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे तो डिवाइड में हमारे पास 10⁸8 है। ठीक है, बेस तो सेम है, 10 है बेस इनका दोनों का, लेकिन डिवीज़न में 10⁸8 है। तो जब कभी भी बेस सेम होता है और वो डिवाइड में होते हैं तो उनकी पावर को माइनस किया जाता है, -8। नीचे हमारे पास है 3.84 इंटू 3.84। क्लियर हो गई बात आपको। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 पावर कितनी आती है निकल के, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, इनको एज इट इज़ इसी तरह रखिए और इसकी पावर को कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस माइनस कर लीजिए। प्लस माइनस करने पर आ जाएगा यहाँ पर 19 और डिवाइड बाय 3.84 इंटू 3.84। क्लियर है, 3.84 इंटू 3.84। अब हमें क्या करना है, अब जितने भी डेसिमल्स आपको दिखे उसको आप हटा दीजिए पहले। ठीक है ना, हटाइए उसको पहले, और इजी हो जाएगा। डेसिमल हटाया तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतने ही ज़ीरो उसके ऊपर लगते हैं। क्लियर है, 2 ज़ीरो ये, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो और लग जाएंगे ऊपर। ऊपर वाले से हमने डेसिमल हटाया तो एक ही डिजिट है, तो नीचे 1 ज़ीरो इधर आएगा। यहाँ से डेसिमल हटाया तो एक डिजिट और थी, 1 ज़ीरो यहाँ पे आ गया। क्लियर है, तो हमारे पास क्या निकल के आया, विदाउट डेसिमल्स वाले सारे नंबर ले लेंगे, 67 इंटू 6 इंटू 74। ठीक है, यही था 67 इंटू 6 इंटू 74 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻19 इंटू वहाँ पर 10,000 था। ठीक है, 10,000 था तो हम उसको हम 10⁻4 में लिख लेंगे। ठीक, नीचे की तरफ क्या बचा हमारे पास, 384 इंटू 384 इंटू 100। ठीक है, 384 इंटू 384 इंटू 100 लिख लीजिए। 384 इंटू 384 इंटू 100 को हम 10 स्क्वायर में लिख लेंगे। क्लियर, 67 इंटू 6 इंटू 74 इंटू 10 पावर, वही सेम चीज़ हमें करनी है। पावर हमारा बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 19 प्लस 4 और नीचे 2 डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगी पावर। ठीक, नीचे हमारे पास बचेगा 384 इंटू 384। क्लियर है, बस कैलकुलेट करिए उसको। अब क्या करेंगे, 6 देखो ये 6 से चला जाएगा, 6 वन 6, 384 गया, 64 आ जाएगा। ठीक है, 6 से हम डिवाइड कर देंगे, 64 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 37 यहाँ पे आएगा और 32 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, हमारे पास क्या बचा, 67 इंटू 37 इंटू 10 पावर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 21 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास बचेगा 32 इंटू 384। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इन दोनों का, 67 इंटू 37 का, तो आएगा 2479 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई में 10⁻21 और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 12,288। ठीक है,
अब इन दोनों को आप डिवाइड करिएगा, ठीक है। डिवाइड कर लीजिएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा, कुछ डेसिमल में आएगा यहाँ पे 0.201, ठीक है। डिवाइड करने पर इनको मल्टीप्लाई में 10^21 है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है देख लीजिए। अगर हमारे पास 0 पॉइंट में कुछ नंबर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग का जो नेचुरल नंबर 2 है इसके जस्ट बाद डेसिमल लगाएंगे और बाकी डिजिट्स लिख देंगे, ठीक है। और ये जो डेसिमल 0 पॉइंट वाली वैल्यू है इसको हम लोग 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिए 0 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाए, हमने लगाया था 2 के बाद, तो ये 2 के बाद डेसिमल जो लगाए और यहाँ 0 के बाद जो डेसिमल है, इन दोनों के बीच में कितनी डिजिट है, एक सिंगल रख रही है, क्लियर है ना, एक सिंगल डिजिट हमें दिख रही है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -1, क्लियर है। 0 से अगर हम उधर की तरफ जाएंगे, 0 पॉइंट लिखा था यहाँ पे, तो हम लोग अगर हम 0 के पॉइंट के बाद अगर हम कोई डिजिट लेकर के उसके बाद डेसिमल लगाएंगे तो पावर हमारी -1 में माइनस में कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पढ़ाया जाता है, क्लियर है। उसके बाद 10^21 यहाँ लिख देना है, 2.01 इंटू माइनस कर लेंगे इसको, ठीक है। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर तो ऐड होगी लेकिन एक पावर निगेटिव है, ठीक। माइनस हो जाएगी तो आ जाएगा 10^20 न्यूटन, ठीक है। एफ निकाल लेते, फोर्स निकाल लेते तो हमारा मेजर हमारी यूनिट आएगी न्यूटन। ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मासेस ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी, यानी कि दो बॉडीज ए एंड बी का मास गिवन है, क्लियर। यहाँ पे लिख ले रहे हैं मासेस ऑफ ए, सॉरी मासेस लिख दिया, मास ऑफ ए अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है। मास ऑफ ए सपोज दैट ये m1 कर दिया हमने इसको, इसका है 100 kg, और मास ऑफ बी इसका हमने बोल दिया m2 है, ठीक है, ये है 50 kg। उसके बाद हमें गिवन है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या गिवन है, फोर्स मतलब कैपिटल एफ गिवन है, 5 इंटू 10^-8 न्यूटन गिवन है, ठीक है। न्यूटन फोर्स की होती है, तो हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस इनके बीच का कितना होगा, मीन्स डी कैलकुलेट करना है। जी तो हमको पता ही है, क्लियर। लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। हमें डी निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, डी को इधर ले आए और एफ को इधर लेकर आते हैं, ठीक, मतलब रिप्लेस कर ले रहे हैं, ठीक। m1 m2 और नीचे हो जाएगा एफ, डी इधर आ जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यूज पुट करना शुरू। जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10^-11 इंटू m1 हमारे पास है 100 kg, m2 हमारे पास है 50 kg, क्लियर। उसके बाद एफ, एफ कितना था 5 इंटू 10^-8, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, 5 से पहले तो हम इस 50 को उड़ा देंगे, 10 आ जाएगा, और यहाँ पर जो ये वैल्यू दिख रही है -0.7 पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर हमारी एक 10 लग जाएगा, क्लियर। मतलब पॉइंट के बाद 7 था, सिंगल डिजिट थी तो एक 0 नीचे आ जाए, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बचा है, 67 ऊपर है, 10 -11, ठीक, इंटू 100, 100 को हम लोग 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास क्या है, ये तो 10^-8 है, ठीक। हमारे पास नीचे क्या बचा 10^-8। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर, ये जो दोनों दिख रहा है बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर्स को ऐड कर लीजिए, -11 + 2, और ये जो -8 है नीचे इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करना है किसको, -8 को। 67 इंटू 10, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, -11 + 2, -11 + 2 -9 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस +8, 67 इंटू 10^-1, क्लियर है। हम हमारे क्या गया 10^-1, 10^-1 का मतलब डिवाइड में ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 6.7, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वल में दिया है डी स्क्वायर है, क्लियर है। डी नहीं है, डी स्क्वायर है, डिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर हटा करके स्क्वायर रूट लगाना होगा, ठीक।
तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6.7। क्लियर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट। अब आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्लियर। कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हमने 6.7, ठीक है। अब हम लोग क्या करना होता है, पेयर्स बनाने होते हैं यहाँ पे। अगर हम पेयर कैसे बनता है, राइट साइड से हम लोग पेयर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सिंगल नंबर है, कोई एक ज़ीरो दे करके इसका एक पेयर बना ले रहा है, और यहाँ पे ये जो डेसिमल के पहले नंबर है वो हमारा एलोन रहेगा। अब हमें क्या करना है, 2 से लेकर, क्लियर है, 2 से लेकर 2 to 9 तक के स्क्वायर्स को ही चेक करना है बस, इससे ऊपर नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे सिंगल डिजिट है, सिंगल पेयर है, तो ऐसा कौन सा नंबर का स्क्वायर है जो इससे छोटा है या इक्वल है। तो ऐसा कोई भी स्क्वायर नहीं है जो 6 के इक्वल हो, छोटा मिल सकता है, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, तो 6 से बड़ा हो गया, तो लेके जाएंगे हम लोग 2 के स्क्वायर को। यहाँ पे बाहर 2 टाइम लिखा जाता है इस तरह, और एक आंसर के लिए हम लोग ऊपर लिखते हैं, प्लस करके हम लोग इसको प्लस करेंगे तो वो बाहर लिखा जाएगा एक डिजिट का प्लेस छोड़ के, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर लिखा जाएगा, 2 2 ज़ा 4 अंदर, ऐड करके बाहर, ठीक है। माइनस कर लेंगे यहाँ पे, 6 - 4 2 आ गया। अब हमें डेसिमल के बाद वाला नंबर नीचे कैरी करना है, तो डेसिमल के बाद वाले कैरी कर रहे हैं तो ऊपर डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। नंबर नीचे कैरी किया, 70 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखना है जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट 0। तो ऐसा कोई नंबर हालांकि नहीं है, ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई नंबर का स्क्वायर नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 0 हमें 2 to 9 तक में, ठीक है। 9 के ऊपर तो मिल जाएगा, बट 2 to 9 तक में ऐसा नहीं है। क्लियर है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस 45 के साथ, मतलब 40 के साथ 4 के साथ, हम ऐसा नंबर, जो भी नंबर यहाँ पे रखेंगे उसी से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो हमने अगर मान लिया रख दिया 5, तो 5 का 45 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 to 5। 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 5 लेकर चलेंगे, इसको 5 यहाँ पे रखेंगे, 5 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ऐड करके बाहर और एक डिजिट का प्लेस यहाँ पे छोड़ के, 5 5 10, यहाँ 50, एक डिजिट का प्लेस हमें छोड़ना है, यहाँ पे आएगा 2 to 5। माइनस कर लेंगे इसको तो आ जाएगा हमारे पास 45, ये कट जाएगा। उसके बाद एक डेसिमल लगा होता है, तो हम यहाँ पे पेयर के साथ 2 ज़ीरो को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हमें 5 के साथ नंबर लेके जाना है, तो 8 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है। कंप्लीट नहीं कटेगा, बट 8 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। प्लस करेंगे, ऐड करके बाहर 8 8 16 516, 8 डिजिट की वैल्यू, ठीक है। एक डिजिट का प्लेस छोड़ देंगे, 4064, मल्टीप्लाई करने पे 4064, माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 436, और डेसिमल लगा है 2 ज़ीरो आगे इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पे अगेन ये 8 टाइम्स में चला जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने बता दिया किस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ले जाएंगे 8 टाइम में जाएगा, ज़्यादा नहीं लेके जाना है, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ही आप लेके जाइएगा, क्योंकि आगे ये कटेगा नहीं, इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो होगा 2.588 मीटर, ठीक है। डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2.588 मीटर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बॉडी ए ऑफ मास 1000 kg इज केप्ट 25 मीटर अवे। मतलब एक जो बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं आप, एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से 25 मीटर दूर रखा गया है, और उसका वेट है 1000 kg वेट है, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, फोर्स गिवन है, फोर्स हमारे पास ये गिवन है, और हमें कैलकुलेट करना है सेकेंड बॉडी का मास, ठीक है, और जी की वैल्यू हमें दी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ बॉडी ए, मास ऑफ बॉडी ए m1 इक्वल्स टू 1000 kg, डिस्टेंस इनके बीच का है 25 मीटर, मीटर में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता किलोमीटर में होता तो मीटर में सॉल्व कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ हमारे पास है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, और जी की वैल्यू आपको पता ही है। कैलकुलेट यहाँ पे क्या करना है हमको, m2 यानी मास ऑफ बॉडी b, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या होता है f का, g m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। क्लियर है। हमें यहाँ पे m2 निकालना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, फॉर्मूला m2 का बना लेंगे, m2 का एलोन कर दीजिए,
डी स्क्वायर डिवाइड में जो चीज़ दिख रही है वो एफ के साथ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी, मतलब डी स्क्वायर इधर आएगा, ऐसे चलता है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। डी स्क्वायर एफ के पास आएगा और जी एम वन जो यहाँ पे ऊपर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा एफ के नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे जी एम वन। क्लियर है? यहाँ पे लिखते हैं अब, चलिए इक्वल्स टू वैल्यूज रखते हैं। एफ की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻7, डी की वैल्यू है 25 स्क्वायर, ठीक है, 25 स्क्वायर। नीचे आ जाएगा हमारे पास जी की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू एम की वैल्यू है 1000 kg, ठीक है, 1000। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना शुरू करिए, ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁻7 और यहाँ पे देखिए -11 दिख रहा है, ठीक। -11 डिवाइड में है, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि बेस सेम होता है। पावर अगर बेस सेम है, डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है, तो पावर्स को हम माइनस करेंगे, ठीक। इसका 25 का स्क्वायर करेंगे 625 होता है, वो लिख दीजिए। 6.7 इंटू 1000 को हम लोग 10⁻3 में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, 2 इंटू इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 - 7 करेंगे तो हमारे पास 10⁻4 आएगी, ठीक। नीचे 10⁻3 दिया हुआ है, डिवाइड में अगेन हम इसको माइनस कर देंगे, इंटू में रखेंगे 625 डिवाइड बाय 6.7, डेसिमल हटा दीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10⁻4 - 3 1 ही आता है, 10⁻1, ठीक, इंटू 6250 डिवाइड बाय 67। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है, सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करिए इसमें, 2 का मल्टीप्लाई 6250 में करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये कुछ ऐसे 12,500, ठीक है। और एक 10 और है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12,000 1,25,000 आ जाएगा। नीचे है 67, ठीक है, 67 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, आप लोग कर लीजिएगा 67 से डिवाइड, फिर बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आएगा कुछ 1865.67, ठीक है, kg। क्लियर है? ये इसका हो जाएगा आंसर। अब आता है टॉपिक हमारे पास मास एंड ऑब्जेक्ट। तो मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर कंटेन है, ठीक है, कितना मैटर उसमें अवेलेबल है, उसको हम लोग मास कहते हैं। जैसे अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का आपसे पूछा कि ये कितना भारी है, ठीक है ना, इसका वेट कितना होगा, तो आप लोग बताओगे 40 kg, ठीक है, या 50 kg, ऐसे आप लोग वेट बताओगे। अगर मैंने आपसे वेट पूछा तो आप ये बताओगे, बट ये वेट नहीं, इसको हम लोग मास बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितना मैटर कंटेन होता है उस ऑब्जेक्ट का, उसको मास बोला जाता है, ठीक है। जैसे 40 kg, 50 kg, 70 kg, ये सब मास होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होते, ठीक। और अगर मास जितना ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं। लेकिन अगर मैंने आपसे वेट पूछा कि वेट कितना है, तो वेट एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है। वेट क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है, ठीक, समझिएगा। जैसे कि मान लिया कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज दैट कोई पर्सन यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन यहाँ पर अर्थ की सरफेस पर है, और ये जो अर्थ है वो अपने सेंटर से, ठीक है, इस पर्सन को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, अपने सेंटर से सेंटर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को, इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेट, ठीक है। तो वेट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर जो अर्थ है वो जो फोर्स लगाएगी उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसके मास के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो उसको बोला जाता है वेट, ठीक। वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ
which an object is pulled towards the center of planet or earth. It depends upon the mass of the object. ये किस पर डिपेंड होता है? ऑब्जेक्ट यानी बॉडी के मास पर डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा वेट भी होता है। मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वेट होगा। ठीक है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल्स टू ma। ठीक है। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है W इक्वल्स टू mg, ये होता है वेट का फॉर्मूला। ठीक है। वेट इक्वल्स टू mg। अब g क्या है? g हमने बताया अभी आपको, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। जो अर्थ पर जब अर्थ जिस अट्रैक्शन मतलब अर्थ का जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, एक्सलरेशन होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट। ठीक है। ये वैल्यू कब होगी? जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के नियर होगा। ठीक है। अर्थ के सरफेस के जब कोई ऑब्जेक्ट नियर होगा तभी ये वैल्यू होगी। अगर अर्थ से दूर जाएगा तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और अगर अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ेगा तब भी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हमें बताना है कि जो जी की वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ी है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहाँ से आई? ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अर्थ का मास 6 इंटू 10 पावर 24 kg दिया हुआ है। ठीक है। रेडियस हमारे पास दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी हमारे पास है। उसके बाद हम इन्हीं सब का फॉर्मूला रख के निकाल लेंगे। जैसे वेट इक्वल्स टू द फोर्स विथ विच अट्रैक्ट अर्थ अट्रैक्ट। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला रख दूँ, जी कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम मीन्स मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। डिवाइड बाय डी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, आपको पता है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो अर्थ का ये सेंटर है, ठीक है, ये जो अर्थ का यहाँ पे सेंटर है, देखिएगा यहाँ पे ये क्या है? अर्थ का सेंटर। ठीक है। अर्थ का सेंटर। और यहाँ पे मान लिए हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे यानी कोई पर्सन मान लीजिए ऐसे खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ऐसे कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब ये क्या कर रही है? अर्थ इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसका जो सेंटर की तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये पार्ट जो होगा ये अर्थ का रेडियस हो जाएगा। ठीक है। और अट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? अर्थ अपने सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट को जब अट्रैक्ट करेगी तो उसके सेंटर से ही अट्रैक्ट करेगी, यानी यहाँ से। ठीक है। सॉरी, कहाँ से अट्रैक्ट करेगी? उसी के सेंटर से अट्रैक्ट करेगी। तो अगर हम लोग देखें थोड़ा सा कि यहाँ पर जो इसका ये वाला पार्ट है, मतलब ये वाला, ठीक है ना, इसका डिस्टेंस कितना होगा? अप्रॉक्स 1 मीटर तक होगा। ठीक है। अप्रॉक्स कितना होगा? 1 मीटर तक। लेकिन अगर देखा जाए तो अर्थ का जो रेडियस है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इस डिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं और हम अर्थ के रेडियस को ही लेकर के चलते हैं। कहने का मेरा मतलब ये था कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनके सेंटर का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली अर्थ के रेडियस के इक्वल दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो जो डी है वो अप्रॉक्स क्या होगा? अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा। तो क्या हम लोग यहाँ पर डी की जगह आर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? डब्ल्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी होता है। एम से एम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। हमारे पास जी की वैल्यू है, कैपिटल जी की है, कैपिटल एम की है, और आर की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे रख देंगे और रख करके इसको फॉर्मूला है इसका मतलब की वैल्यू निकाल लेंगे। देखते हैं। जी इक्वल्स टू कैपिटल जी की है 6.7 इंटू 10 पावर-11 इंटू कैपिटल एम की वैल्यू है 6 इंटू 10 पावर 24 डिवाइड बाय आर है 6.4 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6 इंटू 6.4 इंटू 10 पावर 6, क्योंकि यहाँ पर क्या था? आर स्क्वायर था। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जितने भी नंबर्स हैं उसको हम लोग अलग कर लें, मतलब 6.7 इंटू 6 इसको अलग कर लें, और जो 10 की पावर्स वाले हैं उसको एक तरफ करके उसकी पावर्स को ऐड और माइनस कर दें। जैसे -11, ऊपर 2 10 दिख रहे हैं हमारे पास, तो बेस मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हैं,
पावर ऐड हो जाएगी, -11 + 24, और नीचे दोनों 10 हैं, इनको क्या कर देना है, यहाँ पे माइनस कर देना है क्योंकि डिवीजन में है, -6 -6। अब नीचे बचेगा हमारे पास 6.4 × 6.4, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6.7 × 6 × 10 पावर -11। 24 से -11 कर दीजिए, 13 आ जाएगा, और 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, 7 में से 6 माइनस करेंगे अगेन तो 1 आ जाएगा। तो 10 की पावर यहाँ पर आएगी 1, ठीक है, मीन्स कहने का क्या 10, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास बचेगा 6.4 × 6.4। अब आप इसको क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.7 का 6 के साथ और 6 का 10 के साथ, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है, उसको हम 6.4 × 6.4 से डिवाइड कर देंगे, 402 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद 6.4 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 40.96, और इस नंबर से इस 402 को, ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसको हम लोग 40.96 से, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट निकल के आ जाएगी 9.8, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है ना, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 9.8 अप्रॉक्स यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। जी की वैल्यू हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जी की जो वैल्यू है उसमें कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो अर्थ की सरफेस से, अगर हम अर्थ की सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जाएंगे, जैसे कि यहाँ से ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर है और ये सरफेस है, सरफेस से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर लेकर के जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, जी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के अंदर यानी डेप्थ में लेकर के आएंगे, यानी कि अंदर की तरफ लेकर आएंगे, तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो जी है उसकी 9.8 वैल्यू कहाँ पर होगी, सरफेस पर होगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी थी, ठीक है, ये वाली लाइन देखिए ध्यान से, जी है वो कहाँ पर होगा, 9.8 नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर है। तीसरी चीज क्या है, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। एक चीज आप याद रखिएगा, जो अर्थ है हमारी वो एक परफेक्ट स्फेयर में नहीं है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ठीक, वो कैसी है, ऊपर से थोड़ी सी चपटी है। क्लियर है, ऊपर से कैसी है, थोड़ी सी, ऐसा मान के चलिए, 1 मिनट मैं बना देता हूँ, ऐसा कुछ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2 मिनट, यहाँ से कुछ क्या है, ये थोड़ी सी ऐसे चपटी है, ठीक है ना, यहाँ से अर्थ हमारी चपटी है। क्लियर है, फ्लैट है ऊपर से। तो अगर हम देखें तो ये सेंटर है अर्थ का, और रेडियस की बात करें तो ये जो हमारा है ये पोल हो गया, ठीक है, ये पोल हो गया, ये आपका हो गया इक्वेटर का पार्ट, ठीक, ये हो गया इक्वेटर का पार्ट। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अर्थ का जो रेडियस ये ज़्यादा है और ये वाला पोल पर कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जी जो होगा वो पोल पर ज़्यादा होगा और इक्वेटर पर कम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी अर्थ कह रहे इक्वेटर, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। क्लियर है। अगर ये होगा तो यहाँ पर जो ग्रेविटी है ना, जी, जी ऑन इक्वेटर इज लेस देन, जी ऑन इक्वेटर इज लेस देन आर ऑन पोल, ठीक है, सॉरी जी ऑन पोल। क्लियर, जी ऑन इक्वेटर इज लेस देन जी ऑन पोल। क्लियर, जी इज द मैक्सिमम एट पोल, जी कहाँ पर होगा, पोल पर ज़्यादा होगा, इक्वेटर पर कम होगा। क्यों, क्योंकि इक्वेटर का जो रेडियस है वो ज़्यादा है और पोल का रेडियस कम है। क्लियर हो गई होगी आप बात, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, नीचे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है हमारे पास कह रहा है कि जो वेट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। क्या बोला मैंने, वेट इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। पोल पर वेट ज़्यादा होगा और इक्वेटर पर वेट कम होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको। आगे इस पर डिपेंड होगा तीसरे वाले पर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, जब मून की बात आती है तो वहाँ पर
वेट क्या हो जाता है उसका, ठीक है। तो पहली चीज़ देखिए, जो वेट ऑन मून, अगर मून पर कोई वेट रखा हुआ है तो वो क्या होगा, अर्थ पर 1/6 होगा, मतलब जितना अर्थ पर वेट है, ठीक है ना, उसका हम 1/6 कर देंगे तो वो उतना वेट तुम्हारा मून पे आ जाएगा। सपोज दैट अर्थ पर कितना वेट था, सपोज दैट 48, ठीक है ना, 48 था वेट। जब हम इसका 6 से डिवाइड कर देंगे, 1/6 निकाल देंगे, तो 8 जो तुम्हारा बचेगा वो होगा तुम्हारा मून पर। क्लियर, यानी कि जो मून पर ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट अर्थ पर जितना वेट था उसका 1/6 हो जाता है। क्लियर है। इसी तरह अगर देखा जाए यहाँ पर कि जो ग्रेविटेशनल है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून सरफेस, वो भी क्या हो जाएगी, 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून सर और अर्थ सरफेस, ठीक है ना, 1/6 हो जाएगी इसकी। क्लियर है। आगे देखते हैं। उसी तरह क्या होगा, जी भी जितना मून पर है अर्थ का 1/6 हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो मास होता है वो यूनिवर्स में कहीं पर भी जाएंगे वो सेम होता है। मास हमेशा हर जगह सेम दिखाई देगा आपको, यूनिवर्स पर आप कहीं पर भी जाएंगे वो सेम दिखाई देगा। ठीक है। अब ये मास और वेट के बीच में डिफरेंस है यहाँ पे, रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कहीं पर भी जाएंगे वहाँ पर मास कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा जो वेट है, चेंजेस विथ प्लेस, वेट क्या होता है, वेस के प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी पर ये डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप बताना भूल गया मैं, ठीक है, एक चीज़ आप ये याद रखेंगे कि यहाँ पे ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, ये चीज़ जो यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। ठीक है, कि कह रहा है कि जो जी की वैल्यू है वो पोल पर ज़्यादा होती है एंड इक्वेटर पर कम होती है, बट ये ऐसा नहीं होता। ये जी की वैल्यू तब चेंज होती है जब हमारी अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, अर्थ के रोटेट करने से ही जी की वैल्यू चेंज होती है। क्लियर है। वो आपको हाई 12th में, 11th 12th में पहुँचेंगे तब आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है। मेजर्ड यूजिंग अ बीम बैलेंस, इसको बीम बैलेंस से मेजर किया जाता है और इसको स्प्रिंग बैलेंस से। चलिए देखते हैं बीम बैलेंस क्या होता है। ये है हमारा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है बीम बैलेंस। ठीक है, ये क्या है, बीम बैलेंस। इस मास को हम लोग बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। ठीक है, मास को मेजर करने के लिए होता है बीम बैलेंस, और जो हमारा वेट है उसको मेजर करने के लिए होता है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस है। क्लियर है। इसमें हम क्या करते हैं, वेट मेज़र करते हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसको लटका दिया जाता है इस वाले पार्ट पर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको लटका दिया जाता है किसी वेट को। ठीक है, उससे हमें बता देता है वो। आगे मेजर्ड इन केजी, मास को हम केजी मेज़र करते हैं और वेट को न्यूटन में। क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जो वेट है, वेट क्या है, एज फोर्स, वेट क्या है, एज फोर्स, और फोर्स को हम लोग मेज़र करते हैं न्यूटन में, इसीलिए वेट को भी हम लोग न्यूटन में मेज़र करेंगे। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। इट कैन इट कैन बी इट कैन बी ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो हो, सॉरी, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकती है, लेकिन अगर हम लोग वेट की बात करेंगे तो ये स्पेस में ज़ीरो हो जाती है। क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, क्वेश्चन एक आता है हमारे पास, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, अगर मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, मतलब मून जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, तो अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं जाता है। ठीक है, तो पहली बेसिक सी चीज़ है कि जो अर्थ का जो वेट होता है, ठीक है ना, सॉरी वेट कह रहे हैं, मास, ठीक है ना, मास ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ के मास की बात करें, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मास है वो ग्रेटर है, ठीक है, मून ऑफ अर्थ के। ठीक है, समझ में आ रहा है, मास ऑफ मून के, सॉरी। क्लियर है। जो अर्थ का जो मास है वो मून के मास से ग्रेटर होता है, इसलिए अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होगी, मास ग्रेटर है, इसलिए एक्सेलरेट जो होगा वो कम होगा, इसलिए वहाँ पे वो अट्रैक्ट नहीं होगी। आगे देखते हैं। अब हमारे पास है व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या लिखा है, व्हाट हैपन टू द फोर्स,
फोर्स के साथ ऐसा क्या होगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के फोर्स के साथ, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि जो फोर्स है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है ना। फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो अगर हमने मास को डबल कर दिया तो फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फोर्स भी हमारा क्या होगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अगर हम डबल और ट्रिपल कर देंगे तो फोर्स से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फोर्स पर। दूसरी चीज हमने बताई थी कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, ठीक है ना। क्लियर है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के। तो जब ये वाला केस आता है ना तो इसमें सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसमें डबल किया जा रहा है तो डबल है तो इसका उल्टा करके स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 टाइम से क्या हो जाती है, फोर्स हो जाएगी। और अगर ट्रिपल कर दिया जाएगा तो इसका अपोजिट कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 1/9 हो जाएगा, 1/9 टाइम्स, ठीक है, फोर्स हो जाएगी। मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, ठीक है। अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देंगे तो क्या होता है, वही सेम चीज फिर से, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अब हमने दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर रहे थे तो फोर्स भी 2 टाइम्स हो रही है, दो ऑब्जेक्ट के मास को डबल करेंगे तो फोर्स हमारी 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है इसलिए हमारी 4 टाइम्स हो जाएगी, एक ऑब्जेक्ट है 2 टाइम्स, दूसरे ऑब्जेक्ट है 2 टाइम्स, ऐड कर दिया दोनों को, हो गया 4 टाइम्स। क्लियर है, आगे चलते हैं। कैलकुलेट योर मास, अब हमसे पूछा गया आपका मास कैलकुलेट करिए। इफ योर वेट ऑन अर्थ इज 49 न्यूटन, अगर वेट ऑन अर्थ, अर्थ पर जो वेट है वो 49 न्यूटन का है, ठीक है। और जी हमारे पास दिया हुआ है, तो डब्लू वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू जी। क्लियर, वेट हमारे पास 49 है, हमें मास निकालना है, ग्रेविटी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है, जी की वैल्यू 9.8 यहाँ पे रख लेना है। 49 डिवाइड बाय 9.8 करेंगे इक्वल्स टू एम, डेसिमल हटा देंगे और ऊपर बढ़ा देंगे एक जीरो। क्लियर है, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, 7 7 से 49, यहाँ पे 0 बचेगा और 98 को 7 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। क्लियर है, अगेन हम इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, सॉरी 14 की टेबल से कट जाएगा, ठीक है। 14 1 से 14, 14 5 ज़ा होता है हमारे पास 70। क्लियर है, तो हमारे पास आ गया 5, वेट मास निकालना था तो हम लोग लिखेंगे इसको केजी, ठीक है। 5 kg इक्वल्स टू मास। क्लियर है, तो मास हो जाएगा 5 kg का। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मास 40 kg ऑन मून, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑन अर्थ, पहले ही हमने बताया था कि कहीं पर भी जाएंगे मास चेंज नहीं होता है, तो मास अगर यहाँ पे 40 kg का है तो अर्थ पर भी मास 40 kg का ही रहेगा, ठीक है। नो चेंज, मास चेंज नहीं होता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून is only 1/6 gravitational force on the earth. What is the weight is in Newton of a 50 kg object on the moon and on the earth? क्लियर, तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर वेट न्यूटन में 50 kg हमें तो निकालना है, ठीक है ना। हमारे पास 50 kg मास दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ का निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है, मास है और जी की वैल्यू तो हमें पता ही है क्या होती है, ठीक है। तो वेट क्या हो जाएगा, क्लियर, कहाँ का हम लोग निकाल रहे पहले, अर्थ का। तो मास है हमारे पास 50 kg का, इनटू कर देना है हमको 9.8 में। क्लियर है, 50 kg इंटू 9.8 करेंगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा हमारे पास 490। क्लियर, 490 न्यूटन, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ 50 kg, समझ में आ गया। वेट क्या होगा न्यूटन में और 50 kg ऑब्जेक्ट का ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ, ठीक है। तो जो अर्थ है उस पर जो वेट होगा इसका, ठीक है, वो होगा 490 न्यूटन। और अगर हम मून की बात करेंगे तो मून पर जो वेट निकलेगा हमारे पास, मून क्या होता है, मून पर वेट कितना होगा इसका 1/6, ठीक है। तो 490 का आप 1/6 कर लीजिएगा, 6 डिवाइड कर लीजिएगा तो
6-7 न्यूटन अप्रॉक्स आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारे पास फ्री फॉल का। फ्री फॉल होता क्या है बेसिकली? फ्री फॉल उसको रिफर किया जाता है जब कभी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अंडर ग्रेविटी विदाउट एनी रेसिस्टेंस ऑफ और फोर्स, मतलब बिना किसी रुकावट के या बिना किसी अदर फोर्स के, ठीक है, ग्रेविटी के अंडर वो ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है, फॉल हो रहा होता है, ठीक है, अदर देन ग्रेविटेशनल पुल, मतलब वहाँ पर एक फोर्स रहेगा जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, उसके अलावा वहाँ पर और कोई भी फोर्स ना लगे और कोई भी रेसिस्टेंट ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, ड्यूरिंग अ फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। फ्री फॉल के टाइम पर वेलोसिटी वहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है, मतलब वहाँ पर कांस्टेंट का मतलब सेम नहीं रहती है। सपोज दैट यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करूँगा तो हर एक लेवल पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा ही होगा, ठीक है, जब एक्सेलरेशन होगा तो वहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है ये किसी ना किसी फोर्स के कारण हो रहा होगा, तो उस फोर्स को बोला जाता है भैया ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा ये इस ग्रेविटी के कारण होगा और इसको बोला जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? तो द एक्सेलरेशन experienced by the object during a free fall is called gravitational acceleration और acceleration due to gravity। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी को हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और इसको ms-2 पावर -2 में भी शो किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे, जो हमारे रियल वर्ल्ड में, अगर हम लोग रियल वर्ल्ड की बात करें, अभी के टाइम की बात करें रियल वर्ल्ड की, तो इस टाइम पर हमारा जो फ्री फॉल होता है, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में एयर भी है एक रेसिस्टेंट के तौर पर। अगर हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, ड्रॉप करते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, नीचे से एयर उसको फोर्स लगाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक हमारा पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है, इसको अगर मैं ड्रॉप करूँगा नीचे, ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ऐसे 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 करके, मतलब कि ऐसे से जिगजैग फॉर्म में आके तब नीचे गिरेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे से एयर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो हमारे रियल वर्ल्ड में ये फ्री फॉल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पर वैक्यूम होगा। ठीक है, जैसे कि स्पेस का एरिया ले लो, ठीक है, ऐसी जगह पर जहाँ पर एयर, मतलब कोई अदर फोर्स ना लगे ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ करके। ठीक है, जैसे मान लिया एक जार है हमारे पास, ठीक, जार में अगर हम कोई दो ऑब्जेक्ट ऐसे छोड़ेंगे तो वो डायरेक्ट एक साथ नीचे की तरफ आके गिर जाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा फ्री फॉल एग्जिस्ट करेगा, बट रियल वर्ल्ड में फ्री फॉल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो कैपिटल जी को हम लोग जानते हैं कि जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जो हमारे स्पेस में हर एक ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी को बताता है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये तुम्हारा अर्थ की ग्रेविटी को बताता है। ठीक, द वैल्यू इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में कहीं पर भी जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहती है, सेम रहेगी। और इसकी जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस यूनिवर्स में वो चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसा कि पहले पढ़ा था हमने कि अर्थ से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और अगर अर्थ के, मतलब किसी भी प्लैनेट के, अर्थ के, ठीक है, सेंटर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे यानी डी प्लैनेट में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी की, वो फिर कम हो जाएगी। ठीक है, इट इज स्केलर। इसमें क्या होता है, ये केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है,
इसका जो इसको कैलकुलेट किया जाता है, यानी वैल्यू जो होती है वो 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, और इसकी जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना है कि ये जो 9.8 है ये तुम्हारे स्कूल में ये फॉर्म मतलब क्वेश्चंस को इजी करने के लिए वहाँ पर कहीं कहीं पर ये 10 दे देते हैं। ठीक है, 9.8 की जगह 10 दे देते हैं। अगर 9.8 की जगह वहाँ पर 10 दिया गया है तो आप उस वैल्यू को फॉलो करेंगे, अदरवाइज आप 9.8 वैल्यू रखेंगे वहाँ पे। ठीक है, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी जीरो। जी की वैल्यू क्या हो सकती है, कैपिटल जी की जीरो नहीं हो सकती है, बट अगर हम जी की बात करें स्मॉल जी की तो इसकी जीरो हो सकती है, अभी बताया था। ठीक है, जीरो कैसे हो जाएगी ध्यान रखिएगा, अगर हम डीप अर्थ में मतलब डीप प्लैनेट में आ रहे हैं, ठीक है ना, सेंटर की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होते होते सेंटर पे आके वो जीरो हो जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने मोशंस में, ठीक है ना, लॉ ऑफ मोशन में कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, वही इक्वेशन यहाँ पर भी फॉलो करनी है, वो इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो एक चीज़ आप लोगों को और यहाँ पे याद रखना है, क्या चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो फोर्स है उसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। ठीक, और अभी इससे पहले हम लोगों ने वेट पढ़ा था, तो हमने बताया था कि जो वेट है वो भी एक तरह का फोर्स है। ठीक, वो भी क्या है, एक तरह का फोर्स है, और वेट का फॉर्मूला होता है mg। क्लियर है, वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो दोनों में क्या है, फोर्स कॉमन है, यानी कि F क्या है, फोर्स कॉमन है। ठीक है ना, F कॉमन है, तो क्या हम लोग ma इक्वल्स टू mg भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम m को कैंसिल कर देंगे तो a के इक्वल क्या हो रहा है, g। ठीक है ना, मतलब एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल दिखाई दे रही है। इतना समझ में आ रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या समझ में आती है कि अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फेंका, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉप किया यहाँ से, तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, वो हमारी क्या हो जाएगी, एज अ हाइट। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसको हम एज अ हाइट ले सकते हैं, यानी s इक्वल्स टू h। क्लियर है, ओके। आगे यहाँ पे देखते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या करा गया था कि a के प्लेस पर g कर दिया गया है, और यहाँ पर हम s के प्लेस पर h रख सकते हैं। क्लियर, यहाँ पर हम s के प्लेस पर h रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, हाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एक चीज़ याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको अपने माइंड में छाप लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, शॉर्ट में मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि ध्यान समझेंगे, शॉर्ट में एक चीज़ समझिए, जब कभी भी, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट गोज अपवर्ड, जब कभी भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड की तरफ जाता है ना, ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं, ठीक है, वर्टिकली फेंकते हैं अगर हम ऊपर की तरफ, ठीक है, तो उस समय जो जी की वैल्यू है वो निगेटिव ली जाती है। क्लियर है, उस समय जी की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव, यानी जी इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेनी पड़ती है। ठीक है ना, ये याद रखना है। और जब कभी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, ठीक है, कम्स डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ अगर ड्रॉप किया जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया जा रहा है, तो वहां पर जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी होती है। मीन्स जी की वैल्यू यहाँ पर प्लस में 9.8 मीटर पर सेकेंड लेनी होती है। ठीक है, ये तुम्हारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है, आगे क्वेश्चंस में इसको फॉलो किया जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टूवर्ड अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, और एक्सेलरेशन यानी कि जी उसको पॉजिटिव में लिया जाता है। ठीक है, अर्थ की तरफ मूव करने का मतलब क्या, ऊपर से नीचे की तरफ हम ड्रॉप करते हैं ऑब्जेक्ट को, तब ये होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि अर्थ से दूर जा रहा होता है, जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है और एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड और रिलीज्ड, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं या रिलीज करते हैं किसी एक सर्टेन हाइट से, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो रहती है। ठीक है ना, मतलब मान लीजिए यहाँ से हमने क्या करा है,
इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, तो ये जो यहाँ से क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, जब ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा यानी थ्रो किया जाएगा, लीव नहीं कर रहे, रिलीज नहीं कर रहे, ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको थ्रो कर रहे हैं, जब थ्रो करेंगे तो यू की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एट अ सर्टेन हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0, मतलब कि एक हाइट पर जाके वो क्या हो जाती है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। कहने का मतलब एक मैक्सिमम हाइट होती है। सपोज दैट मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका ऐसे करके, है ना, तो जहां पर ये ऑब्जेक्ट जाकर स्टॉप होगा वो इसकी होगी मैक्सिमम हाइट। क्लियर है, वो इसकी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। उसके बाद क्या कह रहा था, यही सब कह रहा है यहाँ पे, आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउनवर्ड, आफ्टर मैक्सिमम हाइट पर जाकर के ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। इफ देयर, नेक्स्ट हमारे पास इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स, वही चीज मैंने पहले बताई थी, अगर यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जैसे कि कोई रेसिस्टेंस हो, ठीक है ना, सॉरी आर रेसिस्टेंस मैंने यहाँ लिख दिया है, ये आर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये एयर रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, लाइक एयर रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर कोई वहां पर एयर रेसिस्टेंस ना हो, ठीक है ना, देन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी शेप, कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट हो, किसी भी साइज का हो, किसी भी मास का हो, ठीक है, उसको अगर हम ड्रॉप करेंगे किसी सेम हाइट से तो वो ग्राउंड पर सेम टाइम में आके गिरेगा। क्लियर है, जैसे कि मैंने मान लिया पेपर ले लिया और स्टोन ले लिया, ठीक है, पेपर ले लिया और स्टोन ले लिया, तो ये क्या होगा, दोनों सेम, ठीक है, सेम टाइम पर आके नीचे गिरेगा। ठीक है, सेम हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं तो सेम टाइम पर आके नीचे गिरेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। क्लियर है, इसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि है आपके सामने एक क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनके मासेस पर तो प्रोपोर्शन मतलब कि सभी ऑब्जेक्ट्स पर इक्वली लगता है। ठीक है, वाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हमारा हैवी ऑब्जेक्ट है वो लाइट ऑब्जेक्ट से फास्ट मतलब तेजी से नीचे क्यों नहीं गिरता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था अगर वहाँ पर एयर रेसिस्टेंस नहीं है, एब्सेंस है, ठीक है, तो हमारे वहाँ पर कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट हो, कोई भी साइज का ऑब्जेक्ट हो, मास उसका जैसा भी हो, ठीक है, हैवी हो या लेस हो, तो वो वहाँ पर सेम टाइम में सेम स्पीड से गिरेगा नीचे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो स्टोन है उसको थ्रो वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी उसकी है 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर जो ये 49 मीटर पर सेकेंड है ये यू हो जाएगा। ठीक है, हम यू मतलब 49 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ उसको फेंक रहे हैं, तो एक लेवल पर जाके मैक्सिमम हाइट अटेन करके उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अटेन करी है, कहने का मीन्स ये वाला एस, एस मीन्स मैंने बताया था आपको एच, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट एच हमें निकालना है। तो वहाँ पर जो हमने अभी इक्वेशंस बताई थी उसी को यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, जिसमें तुम्हारा क्या रहेगा, यू वी और एच तीनों रहेगा। तीन इक्वेशंस हमने यहाँ पर आपको कराई हैं, तीन इक्वेशन में से आप देख सकते हैं कि कौन सी यहाँ पे लग सकती है। ठीक है, ध्यान से, ये क्या था हमारा 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस थर्ड इक्वेशन में v भी है, u भी है और h भी है, g तो हमें पता ही है, तो इस थर्ड इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसको ले लेंगे यहाँ पे, आगे देखते हैं चलिए। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से हमें लेना है फ्रॉम GH इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर कुछ कही नहीं गई है तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 9.8
9.8। अब 9.8 लेनी है, याद रखेंगे कि यहाँ पर जो स्टोन है वो कैसे फेंका जा रहा है, ठीक है। स्टोन जो है वो कहाँ पर है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है ना, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो अपवर्ड जाएगा, अर्थ से दूर जाएगा, ठीक है। अर्थ से जब क्या होगा, दूर जाएगा, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो जी की वैल्यू है वो निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। -9.8 यहाँ पे लिया जाएगा, इनटू एच निकालना है, वी की वैल्यू यहाँ पर है 0² माइनस यू की वैल्यू है 49², ठीक है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, h इक्वल्स टू ये 0 ही रहेगा, और यहाँ पर 49 का स्क्वायर कर लेंगे तो 2401 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू -9.8 से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, 2401 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8। अब इससे आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 122.5 मीटर। क्लियर है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 122.5 मीटर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल टाइम वापस आने में, है ना, टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो टोटल टाइम इसको कितना लगेगा। तो टोटल टाइम निकालने के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे इक्वेशन 1 का, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, जिसके अंदर v भी है u भी है, एंड टाइम हमें निकालना ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता ही है, ठीक है। यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें ये पता ही है। तो v है हमारा 0, u हम ले लेंगे 49, इंटू जी को लेंगे 9.8 माइनस में, ठीक है, और इंटू टाइम हमें निकालना है, इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ प्लस लगेगा, ठीक है, 49 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड ये प्लस माइनस माइनस होता है, -9.8 टी हो जाएगा। यहाँ पे ले आएंगे 9.8 को इक्वल के पहले, 49 डिवाइड बाय -9.8 इक्वल्स टू में टी बचेगा, माइनस से माइनस क्या कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 49 डिवाइड बाय 98 आ जाएगा, 9.8 पॉइंट हटा देंगे, 0 लग जाएगा ऊपर, 490 डिवाइड बाय 98, इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद हमारे पास आएगा 5 सेकेंड इक्वल्स टू टी, ठीक है। हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना था, यहाँ पे टोटल टाइम निकालना था, हमको यहाँ पे निकालना है टोटल टाइम। क्लियर है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम होता क्या है वैसे, टोटल टाइम, टोटल टाइम जो है वो इक्वल होता है टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट का मतलब जितना टाइम उसको उस ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगा है, प्लस टाइम ऑफ डेसेंट, डेसेंट का मतलब नीचे आने में जितना उसको टाइम लगा है, ऊपर जाने में जितना टाइम लगा और प्लस नीचे आने में जितना टाइम लगा, ये इसका है टोटल टाइम। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डेसेंट दोनों सेम रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे 5 + 5 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। An object is released from the top of tower of height 20 मीटर, तो टावर की हाइट हमें दी है, ठीक है, 20 मीटर की हाइट गिवन है हमारे पास, ठीक है। टावर की हाइट हमारे पास गिवन है 20 मीटर की, हमें कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी को, इट रीचेस द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पर जब वो पहुंचती है तो हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी v निकालना है, और g की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। क्लियर। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो लिखा है ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप, टॉप से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जा रहा है, यानी कि ग्राउंड की तरफ वो बढ़ रही है। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो वहां पर जी की वैल्यू तो प्लस में हो जाएगी, प्लस वहां से जब जहां से ये ऑब्जेक्ट लीव किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर होगी 0, ठीक है, यू हमारा हो गया 0। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, नॉर्मल से हमारे पास h दिया है, v दिया है, g दिया है, u हमें निकालना है, तो इक्वेशन थर्ड का यहाँ पर आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन थर्ड होता है 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू जी है 10 प्लस में लेना है, इंटू एच है 20 इक्वल्स टू v हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, v हमें निकालना है, और u हो जाएगा 0,
वी स्क्वायर 0 को हटा देंगे, वी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा। वी स्क्वायर से स्क्वायर हटा देंगे तो अपोजिट में, मतलब इक्वल के बाद जो नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। और आप सभी को पता है कि 420 का स्क्वायर होता है, तो हमारा जो वी होगा वो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ कार फॉल्स ऑफ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड। किसी लेज से यानी कि ऊंचाई से कार जो है वो नीचे गिरती है ग्राउंड की तरफ, और जो टाइम है उसका 0.5 सेकेंड होता है। एंड जी जो है वो तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पर इसको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, टाइम गिवन है 0.5 सेकेंड का, एंड जी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर आने पर, ग्राउंड पर गिरने पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। क्लियर है, तो थोड़ा सोचेंगे। जो कार है हमारी वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, यहाँ पर आई और यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है, तो ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट। तो जो इसका इनिशियल पॉइंट यू है वो हो जाएगा 0। तो हमें क्या निकालना है, ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रही है, इसका मतलब v फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो हमारे पास जो u है वो 0 है और फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो निकालते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर वही यूज कर लेना है, v u निकाल, u दिया है, v निकालना है, g और t, यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला है t वाले को लेकर के, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। एक ही फॉर्मूला ये वाला है जिसमें से हम लोग u निकाल सकते हैं, बाकी चीज़ें गिवन हो तो v हमें क्या है, सॉरी v निकाल सकते हैं। v इक्वल्स टू u है 0 प्लस g है हमारे पास 10 इंटू 0.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। ठीक है, तो 5.0 आएगा अप्रॉक्स, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। तो इस टाइम में, टाइम के अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड इसकी क्या हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, v प्लस यू, आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा, v प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आई है 5 की और जो इनिशियल है 0, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे समझते हैं। तीसरे में क्वेश्चन है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। हाई का मतलब हाइट निकालनी है इसमें। ठीक है, तो हमको इसमें हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा इक्वेशन, नंबर 3। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है इसकी। हमारे पास टाइम आ चुका है। ठीक है, हमारे पास क्या आ चुका है, टाइम, टाइम हमारे पास वैसे भी गिवन था। ठीक, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है। तो फाइनल वेलोसिटी है, u हमारे पास इनिशियल था ही, हमें हाइट निकाल लेनी है। नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है। ठीक है ना, कि हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर हम मुझे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकालना है, टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसको हम लोग यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। तो u है हमारे पास 0, टी दिया हुआ है 0.5 सेकंड का, प्लस हाफ जी की वैल्यू है यहाँ पर 10 और इनटू टी की वैल्यू है 0.5 स्क्वायर। तो ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और यहाँ पर 2 से हम 10 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। क्लियर है, तो 5 इंटू 0.5 स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25, और मल्टीप्लाई 5 से करा देंगे तो 1.25 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 आंसर बनेंगे आकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड, ऑब्जेक्ट जो है उसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, एंड राइजेस टू हाइट
हाइट 10 मीटर और जो उसकी हाइट है वो अटेन कर रहा है 10 मीटर की। हमें कैलकुलेट करना है द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड। तो वेलोसिटी हमें निकालनी है कि विच द ऑब्जेक्ट है ना, विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ जब गया था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, तो हाइट है हमारे पास 10 मीटर की और जो जी है वो हो गया -9.8 मीटर पर सेकेंड। क्यों हो गया माइनस? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ से दूर जा रहा है। जब अर्थ से दूर जाएगा तो उसकी ग्रेविटी मतलब जी जो है उसकी वैल्यू हम नेगेटिव में लेंगे और अर्थ की तरफ आएगा तो उसकी हम वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें निकालनी है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी। बता चुके कितनी बार, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पर जाके वो स्टॉप हो जाएगा, वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आती है वो 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इक्वेशन सॉरी 1 कह रहे हैं, थर्ड का इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज़ कर लेंगे। 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 इंटू जी की वैल्यू -9.8 इक्वल्स टू वी हो गया 0 स्क्वायर, यू हमें फाइंड आउट करना है और एच नहीं लिखा मैंने, माफ़ कीजिएगा। एच हो जाएगा हमारे पास 10 और ये हो गया 0 माइनस यू स्क्वायर। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होके आएगा -196। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा माइनस यू स्क्वायर, यू से यू कैंसिल कर, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और u के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है वो हट के 196 के ऊपर स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो 196 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 14 मीटर पर सेकेंड यू की वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है। अब हमें निकालना है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, मतलब हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। ठीक, हमें क्या निकालना, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, टी निकालना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, टी निकालना है। तो हम लोग यूज़ करेंगे टी हमें निकालना है। एच हमारे पास दिया हुआ है और क्या चीज़ें थी, वी था, यू था, वी यू जी और टी, ये चारों चीज़ें, चारों में से 3 चीज़ें हमें दी हैं और एक निकालना है। यू तो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट कर लिया, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लेना है। ठीक है, वी प्लस वी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ठीक है, वी हमारे पास है 0 और यू निकाल चुके हैं 14 प्लस जी हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9.8। ठीक है, और हमें टाइम फाइंड आउट करना है। 14 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और ये प्लस माइनस -9.8 मल्टीप्लाई टी, -9.8 टी के साथ मल्टीप्लाई में है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, -9.8 कैंसिल आउट कर देंगे। तो 14 और 9.8 को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास, डिवाइड कर लीजिएगा, अप्रॉक्स हमारे पास आ जाएगा 1.428 सेकेंड। ठीक है, जिसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 1.43 सेकेंड, क्योंकि 8 हमारा 5 से ज़्यादा है तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, तो हटने के बाद इसके पहले जो नंबर दिया हुआ उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा टाइम 1.43 सेकेंड का। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। थ्रस्ट क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। थ्रस्ट क्या होता है, एक तरह की फोर्स होती है। ठीक है, एक तरह की फोर्स का मतलब ये कहाँ पे लगती है, ध्यान से देखेंगे। जो हमारी ये देख सकते हैं अब यहाँ पे टेबल है। ठीक है, अगर यहाँ पे टेबल के ऊपर कोई बुक्स रखी हुई है, ठीक है, कुछ बुक्स रखी हुई हैं और जो बुक्स हैं वो जो वेट है, बुक्स का वेट है वो कहाँ पे लग रहा है, नीचे की तरफ, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, हमारे पास ये टेबल है, टेबल के ऊपर बुक्स रखी हैं, बुक्स का जो वेट है वो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, नीचे की तरफ। जैसे कि और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे आप कहीं पे किसी फ्लोर पर आप खड़े होते हैं तो आपका जो वेट है वो, जो फोर्स लगता है वो नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। तो जब कभी भी सरफेस पर
कोई ऑब्जेक्ट एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा तो उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसको मेज़र किया जाता है न्यूटन में, ठीक है। थ्रस्ट को हम लोग मेज़र करेंगे न्यूटन में। उसके बाद प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जैसे कि एक एरिया है उस पर थ्रस्ट, यानी कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक। जितने एरिया पे जो फोर्स लगती है, परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है, उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं, ठीक। जैसे कि एक हम कील का एग्जांपल ले सकते हैं। कील, जैसे कि आप कभी भी हथौड़े से कील को ठोकते हैं किसी वॉल में, ठीक है, तो कील का जो ऊपर वाला सरफेस है उस पर वो क्या लगता है वहाँ पे, उस पर वो थ्रस्ट लग रहा है। आप वहाँ पे फोर्स डाल रहे हो, वो थ्रस्ट होता है। और जो उसकी जो पिन वाला साइड है इसको हटाओ यार, ये वाली सही नहीं बन रही है, क्लियर ही नहीं है तो उसको क्यों ले। थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसे हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, टेबल पर कुछ बुक्स रखी हैं, बुक्स का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ समझनी है कि यहाँ पर थ्रस्ट क्या होता है, सरफेस पर ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। इसको मेजर करते हैं न्यूटन में, क्लियर है। अब प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर P इज प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया, यानी कि एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, एरिया पर कितना, उस एरिया पर परपेंडिकुलर फोर्स कितना लग रहा है, उसे हम लोग प्रेशर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लगती है, देखो थ्रस्ट एक तरह की फोर्स ही है, बट कौन सी, परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स है ये थ्रस्ट। ये चीज यहाँ पर क्लियर आपको याद होनी चाहिए कि थ्रस्ट एक तरह की फोर्स है बट परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होती है, और इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है, ठीक है, पास्कल। और एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो अगर हमारे पास कभी भी एरिया सेंटीमीटर में दिया होगा, तो अगर हम एरिया कह रहे हैं, साइड अगर हमारी कभी भी, मतलब किसी भी चीज का अगर हमें मान लीजिए एरिया निकालना होगा, ठीक है, मान लीजिए इस टेबल टॉप का अगर हमें एरिया निकालना है, ठीक है, उसका जब एरिया निकालेंगे तो वो आएगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर उसकी साइड सेंटीमीटर में गिवन है। तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है तो उसको हमें चेंज करना होगा मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर से हम मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम 1/10,000 करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर, क्लियर है, ये चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सामने आता है कि वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है। कहने क्या मतलब है इसका, एक आप कभी भी आपने स्कूल बैग को होल्ड किया होगा अपने शोल्डर्स पर, तो उसके जो स्ट्रैप अगर पतली होती है, एकदम थिन होती है, तो उससे जो हमारे शोल्डर्स वो पेन करने लगते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमारा, ध्यान समझिएगा यहाँ पर एक फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है ना। प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब सिंपल सा ये है कि एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम लगेगा, ठीक है। एरिया अगर ग्रेटर है तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर स्ट्रिप की बात करें तो स्ट्रिप का जो एरिया है वो कम है, पतला है वो, तो इसलिए क्या होगा, प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा लगेगा, शोल्डर पेन करने लगेंगे। अगर हम मोटे स्ट्रिप वाली बैग का यूज़ करते हैं तो उसका एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम लगता है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक था यहाँ पे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। टेबल टॉप है, उस पर ब्लॉक रखा हुआ है, वुड ब्लॉक है वो रखा हुआ है,
उसका जो मास है वो 5 kg है, ठीक है। तो मास ऑफ वुड ब्लॉक, मास ऑफ वुड ब्लॉक इक्वल्स टू 5 kg। हमारे पास मास गिवन है वुड ब्लॉक का 5 kg है। इट्स डायमेंशन आर 40, 20 एंड 10। वो जो टेबल टॉप है उसका डायमेंशन दिया हुआ है, सॉरी टेबल टॉप का कह रहे हैं, ये वुड ब्लॉक का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। हमें क्या बताना है कि वुडन ब्लॉक है, उसके द्वारा कितना प्रेशर लगाया जाएगा टेबल टॉप पर, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद इट्स साइड ऑफ डायमेंशन। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है अगर टेबल टॉप की जो डायमेंशन है अगर वो इतनी होती, अगर उसका एरिया इतना होता तो वहां पर प्रेशर कितना लगता। दूसरे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर इतना एरिया होता तो इस एरिया पर कितना प्रेशर लगता। एक चीज याद रखिएगा कि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स परपेंडिकुलर ऑन एरिया, ठीक है, यानी फोर्स अपॉन एरिया कह सकते हैं, बट याद रखेंगे फोर्स कौन सी, परपेंडिकुलर फोर्स। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स तो गिवन नहीं है, हमारे पास यहाँ पर गिवन है मास, ठीक है ना। ये क्या गिवन है हमारे पास, मास। मास को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, ठीक है, कैप स्मॉल एम से, ठीक है ना। हमारे पास मास गिवन है, फोर्स नहीं गिवन है। तो इससे पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल्स टू, यानी कि वेट हमें निकालना है, याद रखिएगा। फोर्स हमने पहले वाले में पढ़ा था कि वेट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो फोर्स है यानी कि जो वेट है वो एक तरह की फोर्स ही होती है। क्लियर है। तो वेट का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा है, ठीक है। तो वेट क्या होती है, एम जी, वेट डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। क्या हम लोग फोर्स इक्वल्स टू एम जी नहीं कह सकते। अगर हमारा जो वेट है वो फोर्स के इक्वल है तो क्या फोर्स इक्वल्स टू एम जी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मास हमारे पास 5 दिया हुआ है और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता ही है कितनी होती है, 9.8, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास 49 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा तो वहां पर हम ए वाला यूज करेंगे, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर यहाँ पे डायमेंशंस लेंगे, ठीक है। लेंथ इसकी कितनी है टेबल टॉप की, पहले 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इसकी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक। इसका अब हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 इंटू 10 इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखेंगे दोनों साइड इसकी क्या है, सेंटीमीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर ही आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो हमने बताया था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमें चेंज करना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग डिवाइड कर देंगे 10,000 से, ठीक है। 200 डिवाइड बाय 10,000, ये चेंज हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। क्लियर है। 2 0 कट हो जाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। डिवाइड करिएगा आप लोग। उसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये जो एरिया आ चुका है वो मीटर स्क्वायर में आ चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सीधे प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमारे पास है 49 न्यूटन का, 49 यहाँ पे रखना है और एरिया हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर में 0.02, ठीक है। तो हम 49 को यहाँ से डेसिमल आप हटा के कर सकते हैं इस तरह से, 2 0 बढ़ जाएंगे, नीचे 2 डिजिट है, ठीक है। 49 100 डिवाइड बाय 2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2450, 2450 पास्कल, ठीक है, प्रेशर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। पास्कल भी होती है यूनिट, दूसरी चीज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने ए वाला तो समझ लिया कि इस डायमेंशन पर हमारा इतना फोर्स लगेगा। अब अगर एरिया मतलब कि जो डायमेंशंस है 40 और 20 हो जाती हैं तब कितना लगेगा, ठीक है। फोर्स हमारा यही रहेगा, याद रखेंगे फोर्स यही रहेगा, यही लेकर चलेंगे, बस एरिया यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 40 और 20 सेंटीमीटर। बी वाले में
जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक, एरिया निकाल लेंगे यहाँ पर हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गई 40, ब्रेथ हो गई 20, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर ये एरिया आ जाएगा। और इसको हम लोग चेंज कर लेंगे मीटर स्क्वायर में, डायरेक्टली अब डिवाइड करेंगे 10,000 से। इतना मैंने यहाँ पर इसलिए वर्किंग करी थी क्योंकि आपको समझाना था, अब आप समझ चुके हैं, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 10,000 से डिवाइड करेंगे और ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे तो 0.08 मीटर स्क्वायर ये इसका एरिया आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूला अच्छे से आपको याद होना चाहिए, क्लियर है। 49 हमारा फोर्स हो जाएगा और जो एरिया है, एरिया हमारा कितना हो जाएगा 0.08, डेसिमल हटाइएगा, 2 0 पर बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इसको हमारे पास क्या मिल गया 4900 डिवाइड बाई 8, डिवाइड करेंगे 2 4 ज़ा 8, ठीक, 2 2 ज़ा 4, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हर बच्चों का माइंड एक जैसा नहीं होता है, क्लियर है। तो आप हो सकता है कि आप तेज चीज़ों को सीखते हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैं सिंपली वे में करा रहा हूँ इसको, तो आप ध्यान समझेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 5 0 ये आ जाएगा। अब चाहो तो आप इसको 4 से डायरेक्टली आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 हो गया, फिर 4 1 ज़ा 4 आएगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास आ जाएगा 612.5 612.5 पास्कल। क्लियर है, ये हमारे दो आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर है, पहला दूसरा ये हो गया और इसके पहले जो हमने ये निकाला था एक ये हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, टफ नहीं था ये, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग, प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स होता क्या है, जितने भी हमारे लिक्विड्स होते हैं, ऑल लिक्विड्स, ठीक है, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लूइड क्या होते हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं और गैसेस है वो सब फ्लूइड्स होते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें तो एक मान लीजिए एक सॉलिड है, ठीक है, वो क्या करता है, एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट, उसके वेट के कारण वो क्या करता है, किसी सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, सॉलिड, ठीक है ना। तो उसी की तरह जो एक फ्लूइड होता है उसका भी वेट होता है, जैसे सॉलिड के पास वेट होता है वैसे फ्लूइड के पास वेट होता है। तो फ्लूइड के पास वेट होगा तो वो भी क्या करेगा, दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, तो वो भी क्या करेगा, किसी ना किसी बेस या वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जैसे कि कंटेनर, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जग की बात करें तो ये जग में वाटर भरा हुआ है, ठीक है, जग में वाटर भरा हुआ है तो वाटर क्या करेगा, अपना जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ भी, यानी कि इसके बेस की तरफ भी लगाएगा, प्लस यानी कि नीचे के डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, प्लस ये जो इसकी वॉल्स हैं, ठीक है, इस पर भी ये प्रेशर लगाएगा। क्लियर है, लिक्विड्स विथ मोर डेंसिटी एक्सर्ट मोर प्रेशर। दूसरी चीज क्या होती है, ऐसे लिक्विड जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ये एक चीज याद रखेंगे, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका जो प्रेशर है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि वाटर की बात करते हैं, ठीक है, वाटर और अल्कोहल की अगर हम बात करें, ठीक है ना, वाटर और अल्कोहल की बात करें, ठीक, तो अल्कोहल और वाटर में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। क्लियर है, तो इतनी बात समझ में आ गई। मरकरी भी होता है, मरकरी की जो डेंसिटी होती है वाटर से ज़्यादा होती है, तो वाटर ज़्यादा है तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। क्लियर, इन लिक्विड्स, अगर हम लिक्विड में देखें तो प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए मैं किसी भी एक फिक्स पॉइंट पर आके रुक जाता हूँ, ये हमारा है वाटर, मैं क्या करता हूँ नीचे आके यहाँ पर रुक जाता हूँ, तो यहाँ पर किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। ठीक है, प्रेशर क्या होगा, एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ गिवन डेप्थ। मतलब कि अगर मैं किसी भी एक डेप्थ पर जाकर रुक जाऊं तो वहां पर जो प्रेशर है वो सारे डायरेक्शन में सेम होगा, ऊपर भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा, एंड नीचे भी सेम प्रेशर लगेगा। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर प्रेशर कैसा रहेगा, सेम ऑल डायरेक्शंस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
दूसरा एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। कहीं भी डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, फिक्स्ड पाथ पर, फिक्स्ड पॉइंट पर, ऑल डायरेक्शन में जो फ्लूइड का प्रेशर है वो सेम रहता है। उसके बाद इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में देखा जाए तो प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ, यानी कि जैसे जैसे अगर हम लिक्विड्स में गहराई बढ़ाते जाते हैं तो ऊपर से जो प्रेशर है उसका वो बढ़ता जाता है। एकदम सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे मान लीजिए जो प्रेशर है वो वन था हमारा, ठीक है, और मैं नीचे गया तो यहाँ पर प्रेशर 2 हो गया, और नीचे गया तो यहाँ प्रेशर 3 हो गया। सभी को पता है कि वाटर में डेंसिटी होती है, उसका वेट होता है, तो जितना हम लोग गहराई में जाएंगे तो वाटर का भी प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आया यहाँ से? डेप्थ अगर हम इंक्रीज करेंगे तो भी क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है, क्लियर है। डेंसिटी इंक्रीज है मतलब कि डेंसिटी ज़्यादा होगी जिसकी, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। डेप्थ अगर इंक्रीज करेंगे मतलब डेप्थ में जाते जाएंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा फ्लूइड में, क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बॉयंसी और अपथ्रस्ट। बॉयंसी बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, वर्ड भारी भरकम लगता है बट ये टॉपिक बहुत सिंपल है। जैसा कि अभी हम लोगों ने फ्लूइड के बारे में पढ़ा था, अगर हम फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो फ्लूइड क्या करता है, ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगाता है, ठीक है। फ्लूइड क्या करता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट और बॉयंसी बोलते हैं, ठीक है, बॉयंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जब कभी फ्लूइड क्या करेगा, किसी बॉडी पर अपवर्ड फोर्स लगाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। जैसा कि आप लोग कभी ट्राई करिएगा कि खाली बॉटल लीजिएगा, उस खाली बॉटल के जो कैप है उसको टाइटली बंद करके फिर वाटर में डुबोने की कोशिश कीजिएगा, वाटर में डालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जो वाटर है वो ऊपर की तरफ उसको धक्का मारेगी, ठीक है ना। तो वो जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉयंट फोर्स यानी अपथ्रस्ट, ठीक। वेट कहाँ लगेगा, वेट नीचे की तरफ, वेट जो होगा वो नीचे की तरफ, लेकिन बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स कहाँ लगेगी, बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ, क्लियर है। बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ याद रखेंगे, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में, ठीक है, पार्शली पार्शली ड्रॉप हो मतलब कि पार्शली हो, ठीक है, डूबा ना हो मतलब आधा हो, ठीक है, पार्शली मस्ड हो या फिर फुल्ली मस्ड हो। जैसे कि एक क्यूब है, ये क्यूब क्या है, हमारी पार्शली मस्ड है, और एक क्यूब है हमारी फुल्ली मस्ड मतलब पूरी तरह से डूबी हुई है। तो दोनों ही केसेस में जो वाटर है, फ्लूइड है, वो ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बॉयंट फोर्स। अब ये क्या है, हमारी एक तरह की फोर्स है, इसलिए इसकी यूनिट भी क्या हो जाती है, न्यूटन। क्लियर हो गई होगी आपको बात। बॉयंट फोर्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा, टफ नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार। तो आयरन बार और कॉटन का एक बैग है आपके पास, ठीक है। दोनों का जो मास है वो सेम है, 100 kg है, ठीक। जब हम उसको वेइंग मशीन पर मेज़र करते हैं तो रियलिटी में देखा जाता है कि वन इज़ हैवियर देन अदर, जो एक है वो दूसरे से भारी है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू से विच वन इज़ हैवियर, कौन सा हैवी होगा एंड वाई, क्यों होगा। सभी को पता होगा बेटा, बचपन में आप लोगों ने कहानियां भी पढ़ी होंगी गधे की और रुई वाली, ठीक है ना, जिसमें जो गधे का मालिक होता था वो रुई को मतलब कि क्या करता था, वो जो गधा है उसके ऊपर अपना जो वेट है उसको लाद दिया करता था, लेकिन जो गधा है वो आगे जा कर के गिर जाता था नीचे, उस वाटर वाले जो वाटर बॉडीज वहां पर आती थी रिवर साइड की, ठीक है ना। आपने कहानी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, आगे देखिएगा सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कहने का मतलब है कि जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन जब किसी भी हम बैग में भरेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन वहाँ पर भर सकते हैं, यानी कि जो बहुत हल्की होती है रुई जैसी, मतलब बहुत सॉफ्ट होती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कॉटन आ जाती है। लेकिन अगर कॉटन तो ऐसे उठाने में तो बहुत हल्की होती है, ठीक है, ड्राई कॉटन उठाएंगे तो बहुत हल्की है, लेकिन अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आती है, वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो वो हैवी बन जाती है, ठीक है, क्लियर। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, द बैग ऑफ कॉटन इज हैवियर देन आयरन बार,
बैग ऑफ कॉटन वो आयरन बार से हैवी होगा, दिस इज बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ कॉटन बैग इज लार्जर, जो कॉटन बैग का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होगा, ठीक है, आयरन बार से, हेंस मोर बॉयंट फोर्स एक्ट्स, इसीलिए क्या होता है वहां पे ज्यादा बॉयंट फोर्स लगती है, जिसका लार्ज एरिया है, ठीक है, उस पर ज्यादा बॉयंट फोर्स लगती है, क्लियर, ऑन द बैग दैट देन दैट ऑफ एन आयरन बार, दिस मेक द कॉटन बैग लाइटर देन इट्स एक्चुअल वैल्यू, इसीलिए जो कॉटन बैग है वो एक्चुअल वैल्यू से लाइट मतलब कि बहुत हल्का सा लगता है हमें, फॉर दिस रीजन द आयरन बार एंड द बैग ऑफ कॉटन शोज द सेम मास ऑन द वेइंग मशीन, इसीलिए उनका जो वेट होता है ना वहां पर मास वो वेइंग मशीन पर सेम दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो मास ऑफ द कॉटन बैग इज मोर देन दैट ऑफ आयरन बार, ठीक है, इसलिए एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आयरन बार से ज्यादा कॉटन बैग का मास होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। तो व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, जैसे कि अभी हमने आपसे क्वेश्चन एक पूछा था कि आप घर में जाकर आप ट्राई कीजिएगा वो खाली बॉटल को वाटर में डुबोने का, ठीक है, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आपको पता ही है कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर दो फोर्सेस वहां पर एक्ट करती हैं, पहले तो वहां पर क्या हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो कि वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचेगी, पुल करेगी, और जो दूसरी फोर्स है वो वहां पर होगी बॉयंट फोर्स, ठीक है, जो कि क्या करेगी उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ पुश करेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो अपवर्ड फोर्स लग रही है बॉयंट फोर्स वो ग्रेटर होती है डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसीलिए जो वाटर है वो उस प्लास्टिक बॉटल को ऊपर की तरफ किक कर देता है, ठीक है ना, प्लास्टिक बॉटल ऊपर की तरफ क्या हो जाती है आ जाती है हमारे पास, रिलीज हो जाती है, ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल गिव्स द वैल्यू एंड मेजर ऑफ अपथ्रस्ट, अब जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो अपथ्रस्ट की जो वैल्यू और मेजर है वो देता है, अब कैसे देता है ध्यान समझते हैं, ठीक है, इसको व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन अ लिक्विड, एक कोई बॉडी है वो लिक्विड में पार्शली या फिर कंप्लीटली इमर्ज्ड है, ठीक है, ओके, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट, तो वो क्या करता है अपथ्रस्ट यानी कि अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, अभी बताया था हमने कोई बॉडी है उसको अगर हम लिक्विड में डालते हैं तो वो जो फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करता है, जो कि क्या होता है विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है, किसके इक्वल होता है उस ऑब्जेक्ट ने जितना भी फ्लूइड लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस किया होगा उसके वेट के इक्वल वहां पर अपथ्रस्ट काउंट होता है, समझते हैं इसको क्या कहा हमने, मान लीजिए हमारे पास एक जार है और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, वाटर है ये, ओके, ये है हमारे पास वाटर, ठीक, और मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें एक क्यूब डाल दिया भारी भरकम, ठीक है, एक ऐसा क्यूब डाल दिया मैंने इसमें, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्यूब का ये वाला जो पार्ट है इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट क्यूब का वाटर के अंडर है, ठीक है ना, वाटर में डूबा हुआ है, तो ये क्या होता है कि जब हम कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है उतने एरिया के इतने एरिया के वाटर को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, तो इतना वाटर, ठीक है ना, जितना वाटर यहाँ से हटाया गया है, इतना जितना वाटर यहाँ से डिस्प्लेस किया गया है उसी के इक्वल क्या होता है हमारा अपथ्रस्ट होता है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है यहाँ पे है ना, ये जो फ्लूइड है हमारा डिस्प्लेस फ्लूइड है जो हमारा वो सपोज दैट आपने वहां पे ले लिया 2 kg, ठीक है ना, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मान लिया हमने यहाँ पर क्या ले लिया ये कितना है 2 kg है, ठीक है, तो फ्लूइड किसके इक्वल होता है वेट के इक्वल होता है, वेट का फॉर्मूला हमें पता ही है, वेट इक्वल्स टू mg, सपोज दैट उसका जो मास कितना है हमारे पास वेट निकालना है हमें, वेट का फॉर्मूला mg होता है, और फ्लूइड डिस्प्लेस हमने कितना किया कितने मास का, ये मास है इसका, ठीक है, 2 kg का डिस्प्लेस कर दिया उस ऑब्जेक्ट ने, तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू ग्रेविटेशनल पता ही है हमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8,
आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, तो 19.6 न्यूटन का यहाँ पर वेट आएगा, और प्लस हम लोग क्या कहेंगे कि इतने ही न्यूटन का क्या हुआ है यहाँ पे अपथ्रस्ट लगा है। क्लियर है? अभी बताया था अपथ्रस्ट भी एक फोर्स होती है, उसको भी हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर इनका प्रिंसिपल यही कह रहा है कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट पार्शली या फिर फुल्ली इमर्स्ड होगा लिक्विड में, तो जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के इक्वल अपथ्रस्ट होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अपथ्रस्ट इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, वही चीज अभी बताई। अब आर्किमिडीज क्या कहते हैं कि जो अपथ्रस्ट है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज, जो ऑब्जेक्ट, जो फ्लूइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा, या फिर जितना ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है उसके ऊपर तुम्हारा अपथ्रस्ट ज्यादा होगा। ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा तो अपथ्रस्ट ज्यादा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक। अब हमें पढ़ना है कि जो ऑब्जेक्ट है कब ऑब्जेक्ट फ्लोट होता है और कब ऑब्जेक्ट सिंक हो जाता है, डूब जाता है। ठीक है, तो ये सब उसका डिपेंड करता है डेंसिटी पर। ठीक है, अगर हमारी डेंसिटी, वो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, एंड अगर डेंसिटी कम होगी तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब आपको ये दिख रहा होगा डेंसिटी का सिंबल। ठीक है, इसको आप पी मत बोलिएगा, पी की तरह है लेकिन ये पी इसको नहीं बोला जाता है। ठीक है, ये जो है ये एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है इसको। ठीक है, इसको ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और इसको बोला जाता है रो, मतलब RHO, रो। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब होती है, और इसकी अदर यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये 3 पॉइंट्स अच्छे समझने हैं कि ऑब्जेक्ट कब सिंक करता है। तो ऑब्जेक्ट लिक्विड में तभी सिंक करेगा जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड की डेंसिटी से, यानी डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जैसे कि आयरन नेल की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप आयरन नेल को वाटर में छोड़ते हो, रिलीज करते हो, तो वो नीचे की तरफ सिंक कर जाती है, क्योंकि आयरन नेल की जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन द लिक्विड। अगर लिक्विड पर कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है? तो अभी क्या हमने बताया, डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट की कम होगी तो किससे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करने लगेगी, जैसे वुडन कॉर्क। ठीक है, कॉर्क आप लीजिएगा, वाटर में डालिएगा, आप उसको चाहे जितना नीचे डुबोने की कोशिश करिए, चाहे जितना नीचे तक लेकर के जाइए, वो जो कॉर्क है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा ही करेगा। क्लियर है? अब तीसरा होता है हमारा रिमेन्स सस्पेंडेड। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से इक्वल होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंड। ठीक है, सस्पेंडेड कहने का मतलब, मान लीजिए ये हमारा एक जार है। ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक, ये जार है, यहाँ पर एक वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को, जो सस्पेंड ऑब्जेक्ट है, उसको मैं कहीं पर भी जाकर लीव करूँ, चाहे अगर मैं यहाँ पर छोड़ दूँ तो यहीं पर ये तैरता रहेगा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आऊँगा तो यहीं पर ही रहेगा, ना तो ये ऊपर जाएगा ना तो ये नीचे जाएगा। हम वाटर में जिस लेवल पर उसको जाकर रिलीज करेंगे, ठीक है, वो वहीं पर ही रहेगा। क्लियर है? ऐसा कब होता है? जब दोनों की डेंसिटी सेम होती है, ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी कॉन्सेप्ट डेंसिटी का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो यही चीजें यहाँ पर वापस से पूछ दी गई क्वेश्चन में। इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो सिंक कर जाती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज लेस। उस केस में क्या होता है, जो बॉयंट फोर्स होता है ऑब्जेक्ट पर वो कम लगता है देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसमें जो ग्रेविटी की फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है।
ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर कम है तो उस टाइम पर वो फ्लोट करने लगेगा, क्योंकि वहां पर जो बॉयंट फोर्स है वो ग्रेविटी यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा एक्ट करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। मतलब अगर मैंने कोई शीट ऑफ पेपर लिया है, उसको अगर मैं फॉल करता हूँ तो वो धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन उसी शीट ऑफ पेपर को मैं क्रम्पल कर दूं, मतलब कि उसको मैं ऐसे मोड़ करके एक बॉल में कन्वर्ट कर दूं, तो उसको फिर मैं रिलीज करता हूँ तो वो बहुत तेजी से नीचे आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो शीट ऑफ पेपर है उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको क्रम्पल कर दूंगा तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिससे कि जो रेसिस्टेंस टू इट्स मोशन, मतलब कि जो उसके मोशन में रेसिस्टेंस का काम करता है एयर, वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है एयर को, ठीक है ना, एयर को एकदम काटता हुआ नीचे की तरफ जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए क्या होता है, फॉल्स फास्टर देन शीट ऑफ पेपर, इसीलिए पेपर की शीट से वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ फॉल होने लगता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर ये पूरी तरह से ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना, लाइक ज़रूर करें, ठीक है, लाइक शेयर, और अगर कोई भी डाउट हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है, विदाउट 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, ठीक है ना, 24 घंटे के अंदर आपको इसका आंसर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू, गुड डे।